स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास है इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की और ये शायद 7वीं क्लास है। इसके पहले मैंने 6 क्लास कंप्लीट करा दिया है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, देख लेना 6वीं या 7वीं क्लास है। और इसके पहले मैंने फर्स्ट ईयर का करवा रहा हूँ। तो यदि आप लोग फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। फर्स्ट ईयर पे फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, सेकंड ईयर का सिलेबस के हिसाब से अपन कवर करेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर रहा DC मशीन एंड DC जनरेटर का चैप्टर है। और इसके पहले की क्लास हुई थी DC जनरेटर का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर। अपन पढ़े थे DC जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं और DC जनरेटर के प्रकार अब पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने एक क्लास करवा दिया है। आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। बिना नोट्स के कल्याण होना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी हो, ITI की तैयारी हो, खुद की जानकारी के लिए पढ़ रहे हो तो नोट्स जरूर किया करो। बिना नोट्स बनाए आप यदि कंपटीशन की तैयारी करोगे, कितने बार वीडियो देखोगे। यदि यदि आपको सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब तक आपके पास थ्योरिकल नॉलेज नहीं रहेगा, तब ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे थ्योरी से ही उठाए जाते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन से ही उठाए जाते हैं। तो यदि आपसे थ्योरी कंप्लीट है, आपकी थ्योरी अच्छे से प्रॉपर बनती है, थ्योरी की नोट्स बना लिए हो, तो आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। इसी तरह फिटर की क्लास चल रही है, बिल्डर की क्लास चल रही है। और जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, ITI बच्चों के लिए इसमें से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ, ड्राइंग, यानी सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। बस आप लोग को जुड़े रहना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ट्रेड हो, उसका होता है थ्योरी। फिटर थ्योरी हो, बिल्डर थ्योरी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोपा जो भी हो, इसी के थ्योरी के ही कंपटीशन लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अपन यदि अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक इसके थ्योरी कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। थ्योरी के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है सर ऑब्जेक्टिव कराइए। भाई आपसे थ्योरी खुद नहीं बनती, आप ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रटोगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से मैंने 500 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कंपटीशन लेवल के सीधे क्वेश्चन उठाऊंगा, ITI में जो पूछे जाते हैं, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी को बिल्कुल रगड़ लीजिए, बिल्कुल पूरी A to Z थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। मैं जो लिखाता हूँ या मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो इसको नोट्स जरूर करिए। और चैनल पे नए हो, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करे रखेंगे तो जैसे जैसे क्लास अपन पब्लिक करेंगे आपके पास पहुँचेगी, आप फटाक से उसको क्लियर कर लोगे। आपकी एक क्लास भी नहीं मिस होनी चाहिए। आइए अपन देख लेते हैं आज जो पढ़ रहे थे अपन उत्तेजना प्रणाली के आधार पर आज पढ़ेंगे। और ये जो अपन पढ़े थे क्लासिफिकेशन पे, तो प्राइम मूवर के आधार पर पढ़ लिए थे। प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर बिजली 3 प्रकार के बनाता है। हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं जल टरबाइन चलित जनरेटर। सेकंड नंबर है बाष्प टरबाइन चलित जनरेटर। थर्ड नंबर है डीजल इंजन चलित जनरेटर। 3 प्रकार के प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर मैंने देखा था, इसको पढ़ लिया था। अब आज देखेंगे सेकंड नंबर है उत्तेजन प्रणाली के आधार पर, क्योंकि 2 प्रकार के आपको जनरेटर क्लासिफिकेशन में मैंने बता दिया था कि देखो प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं, हाइड्रो यानी जल टरबाइन, बाष्प टरबाइन, डीजल टरबाइन। अब आज पढ़ेंगे उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। उत्तेजन यानी एक्साइटेशन। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर आज जनरेटर देखेंगे कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले उत्तेजन प्रणाली के आधार पर मुख्यतः निम्न प्रकार के जनरेटर होते हैं। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर DC जनरेटर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है पृथक उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है या पृथक उत्तेजित जनरेटर की बात करें, पृथक का मतलब ही होता है अलग। पृथक का मतलब ही होता है अलग, अलग से उत्तेजित जनरेटर, एक्साइटेड। हमें इसको एक्साइट करने के लिए, कॉइल को चार्ज करने के लिए अलग से सोर्स की जरूरत पड़ती है, अलग से हम सप्लाई देते हैं, इसीलिए इसको पृथक उत्तेजित जनरेटर बोला गया है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोला गया है। ठीक, आप यहां पे ये दिया गया है कि इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल विद्युत चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए संचायक यानी स्टोरेज, बैटरी, DC जनरेटर अथवा रेक्टिफायर द्वारा AC से परिवर्तित की गई DC की आवश्यकता होती है। यानी जो इस प्रकार के जनरेटर होते हैं, पृथक उत्तेजित जो जनरेटर होते हैं, तो इस प्रकार के जनरेटर पे प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल हम देखे हैं। अपन जो पढ़ाई किए थे तो एक बार फील्ड पोल पढ़े थे। फील्ड पोल क्या होता है, फील्ड पोल में हम आर्मेचर में, फील्ड पोल में कापर की बाइंडिंग किए थे। अब उस कापर बाइंडिंग को विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट को उत्तेजित करने के लिए संचायक यानी स्टोरेज, बैटरी, DC जनरेटर अथवा रेक्टिफायर द्वारा AC से परिवर्तित DC की आवश्यकता पड़ती है। सीधा सा फंडा ये समझ जाइए
जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, इसकी जो फील्ड कॉइल होती है, फील्ड कॉइल यानी अपन देखते हैं कि ये कापर की कॉइल होती है, इसको हमें मैग्नेट बनाना है, तभी तो उसमें हम आर्मेचर को चलाएंगे तो बिजली बनाएगी। तो इसको आर्मेचर को यानी फील्ड बाइंडिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें बैटरी से या जनरेटर से उसमें सप्लाई देना पड़ता है। सप्लाई यानी करंट या वोल्टेज देना पड़ता है, जिसके कारण हमारी कॉइल चार्ज हो जाती है। चार्ज यानी कुछ ना कुछ चार्ज को, करंट को स्टोर कर लेती है मैग्नेट के फॉर्म में। उसमें फिर हम आर्मेचर को रोटेट कराते हैं तो हमारी बिजली बनती है। ये देख लीजिए, ये जो डायग्राम है ये पृथक उत्तेजित जनरेटर का डायग्राम है। पृथक उत्तेजित जनरेटर, ये देख लीजिए, ये पूरा आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये पूरा आपको आर्मेचर दिख रहा है, आर्मेचर है ये। अब आर्मेचर आपको मालूम है कि रोटेट करता है, घूमता है। अब ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। अब इस फील्ड बाइंडिंग को चार्ज करना है, कुछ पहले सप्लाई देना ताकि इसमें कुछ मैग्नेट आ जाए। इस फील्ड कॉइल को सप्लाई देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैटरी को यूज किए। ये देखो यहाँ पे बैटरी लगाई गई है। इस बैटरी के माध्यम से हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड कॉइल पर, और फील्ड कॉइल के बीच में जब हम आर्मेचर को रोटेट कराते हैं तो बिजली बनती है, और बिजली बनने के बाद ये कारण ब्रश के माध्यम से हम लोग लोड ले लेते हैं। ये देखो, एक प्लस एक न्यूट्रल। ठीक इसी तरह ये डायग्राम है, फील्ड वाइंडिंग है, इसमें हम डीसी सप्लाई दिए। डीसी सप्लाई देने के बाद आर्मेचर को रोटेट कराए तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत अनुसार यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ये देखो, ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ये इस ईएमएफ के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई हमारी लोड पर जा रही है। तो अपन को यही सीखना है कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, तो इस जनरेटर की जो कॉइल है, कॉइल को चार्ज करने के लिए अलग से सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और हम उस सप्लाई को छोटा सा डीसी जनरेटर भी लगा सकते हैं क्योंकि डीसी सप्लाई होती है, बैटरी लगा देते हैं, या रेक्टिफायर के माध्यम से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके सप्लाई दे सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शन होता है। ठीक, सामान्यतः इस प्रकार के जनरेटर में उत्तेजक वोल्टेज का मान वोल्टेज के मान से कम होता है। उत्तेजक यानी एक्साइटेड, उत्तेजक वोल्टेज, जो ये एक्साइटेड वोल्टेज होता है ना, तो ये वोल्टेज के मान से, जो वोल्टेज ये बना रहा है इसके मान से इसका मान कम होता है। अपन सिर्फ इतना वोल्टेज देते हैं ताकि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल पे जनरेट हो जाए, इसीलिए यहाँ पे सप्लाई देते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो इस आर्मेचर को रोटेट कराएंगे, ये आर्मेचर ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, हमारी ईएमएफ बनने लगेगी। आपने सिद्धांत में सीखा होगा डीसी जनरेटर के कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में आर्मेचर को या कॉइल को रोटेट कराते हैं तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अपन कॉइल तो लगाए हैं, मगर यही बोला कि जब किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र इसको बनाना पड़ता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र बनाए हैं, फिर उसके बीच में आर्मेचर को रोटेट कराए हैं, तब जाके बिजली बनी है। आपको एक मिनट और दिखा देते हैं कैसे। जैसे ये देख लो, ये हमारी फील्ड कॉइल है। इस फील्ड कॉइल को चार्ज करने के लिए पहले हमें बाहर से सप्लाई की ज़रूरत पड़ी है। हम पहले बैटरी या छोटा जनरेटर यानी हमें इसमें डीसी सप्लाई दिए हैं, तो ये डीसी सप्लाई को स्टोर किया है चार्ज के रूप में, फ्लक्स के रूप में। फिर इस आर्मेचर को यहाँ पे डाल के रोटेट कराए हैं, तब जाके बिजली बनी है। तो ये हुआ पृथक उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित, उत्तेजित यानी एक्साइटेड करना, हमें पृथक यानी अलग से उत्तेजित कर रहे हैं इस कॉइल को फ्लक्स के बनाने के लिए, ताकि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बन जाए तो हम फिर आर्मेचर को, इस आर्मेचर को यहाँ पे डाल के रोटेट करेंगे तो हमारी बिजली बनेगी। ठीक, इस तरह। अब क्लियर हो गया ना कि पृथक उत्तेजित जनरेटर को चलाने के लिए हमें अलग से सप्लाई देना पड़ता है। हम बैटरी से दे सकते हैं, छोटा शंट जनरेटर लगा सकते हैं, या रेक्टिफायर के माध्यम से एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। और आगे देख लेते हैं अपन। फिर इसके बाद आता है सेल्फ या स्व उत्तेजित जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड यानी इसमें हमें अलग से डीसी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको बोला गया सेल्फ, स्वयं उत्तेजित, स्व उत्तेजित। ये स्वयं उत्तेजित हो जाएगा। कब ये स्वयं उत्तेजित हो जाएगा? आपने ये मैग्नेट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इस पूरा क्लियर होता होगा स्व उत्तेजित का मतलब क्या है। स्व उत्तेजित में देख लेते हैं कि जिस जनित्र में
फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए जिस जनरेटर की फील्ड पोल यानी फील्ड कॉइल को उत्तेजित यानी एक्साइटेड करने के लिए बाहरी वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, वह स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाता है। ऐसा जनरेटर जिस जनरेटर पे बाहर से सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती उसको स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। इस प्रकार के जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए यानी इस प्रकार के जो जनरेटर है जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत चुंबक, विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं। यानी इस प्रकार के जनरेटर पे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऐसा जनरेटर जो स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, जिनकी जो फील्ड कॉइल होती है हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसा मैग्नेट जो पहले से चार्ज को स्टोर करके रखता है उसको यूज करते हैं और उन्हें उसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है। यानी ऐसा जनरेटर जो हमारी फील्ड कॉइल होती है उस फील्ड कॉइल में पहले से कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर रहता है। जब चार्ज स्टोर रहता है तो हम आर्मेचर को रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराते हैं तो वहाँ पे उस चार्ज को या फ्लक्स को कट करता है, वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होता है। और जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगी तो उस फ्लक्स का मान और बढ़ जाता है और हमारे बिजली का मान भी और बढ़ने लगता है। इसीलिए इन्हें स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। इनके फील्ड पोल कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जिससे कि एक बार उन्हें बाहरी वैद्युतिक स्रोत से उत्तेजित करने के बाद चला गया। वैद्युतिक स्रोत से उत्तेजित करने के बाद उनमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहे और इसी चुंबकत्व के फलस्वरूप आर्मेचर की घूर्णन करने पर उसमें कुछ विद्युत वाहक उत्पन्न हो सके। विद्युत वाहक फील्ड कॉइल को प्रदान कर दिया जाता है। अब ये पूरी थ्योरी आपको क्लियर कब होगी? जब इसको 2 बार पढ़ोगे। ऐसा जनरेटर जिस जनरेटर पे फील्ड पोल यानी फील्ड कॉइल को उत्तेजित करने के लिए बाहरी वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, बाहर से सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे स्व उत्तेजित जनरेटर क्या होता है और पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है। तो पृथक यानी सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होता है तो उसमें बोलोगे ऐसा जनरेटर जिसको फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए बाहरी सप्लाई की जरूरत पड़ती है वह सेपरेटली यानी पृथक उत्तेजित जनरेटर कहलाते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड या स्व उत्तेजित ऐसा जनरेटर जिसको फील्ड कॉइल को बाहर से सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती वह स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाते हैं। ठीक, और आगे आओ। इस प्रकार के जनरेटरों में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए यानी ऐसे जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित करने के लिए वहाँ पे रखने के लिए विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं और इन्हें उसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट मालूम होना चाहिए कि कॉइल होती है, उस कॉइल को हम लोग डीसी सप्लाई दे देते हैं तो वो डीसी सप्लाई को स्टोर कर लेता है वो कॉइल, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया गया है और उन्हें उसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है। ये ठीक है, इसीलिए इन्हें स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। इनके फील्ड पोल कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। स्व उत्तेजित जनरेटर के फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जिससे कि एक बार उन्हें बाहरी वैद्युतिक स्रोत से उत्तेजित करने के बाद उनमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहे। एक बार हम लोग उसमें जब सप्लाई दे देते हैं ना, जब उस कॉइल पे एक बार सप्लाई दे देते हैं तो उस सप्लाई पे उस कॉइल पे कुछ न कुछ चार्ज बचा रहता है, कुछ न कुछ स्टोर कर लेता है करंट को, उसी के माध्यम से हमारा ईएमएफ बनने लगता है। यहाँ पे अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब होता है शेष चुंबकत्व बचा रहे और इसी चुंबकत्व के फलस्वरूप आर्मेचर के घूर्णन करने पर उसमें कुछ उत्पन्न होता है बिजली।
अवशिष्ट चुंबकत्व यानी जब कंपनी जनरेटर को बनाती है तो उसकी जो फील्ड कॉयल होती है, तो फील्ड कॉयल को पहले सप्लाई देकर चार्ज कर देती है, तो वो फील्ड कॉयल कुछ न कुछ चार्ज को स्टोर करके रखता है, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, शेष चुंबकत्व उसमें बचा रहता है। फिर उसको हम जब हम घुमाते हैं आर्मेचर को तो उसमें कुछ न कुछ विद्युत वाहक उत्पन्न होने लगता है। यही है स्व उत्तेजित जनरेटर का फंडा। स्व उत्तेजित जनरेटर का फंडा साफ साफ है कि उसके फील्ड कॉयल पर शेष चुंबकत्व रहता है, कुछ ना कुछ पहले से फ्लक्स स्टोर रहता है। जब हम आर्मेचर को रोटेट कराते हैं तो हमारी बिजली बनने लगती है। ठीक, अब स्व उत्तेजित जनरेटर जो है अधिक विद्युत वाहक प्राप्त होने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, जो और अधिक विद्युत वाहक प्रेरित करता है। इस प्रकार धीरे धीरे जनित्र पूर्ण रूप से विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगता है। तो यही कारण है कि अधिक विद्युत वाहक प्राप्त होने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा देखे होंगे, हमारा जब जनरेटर स्टार्ट किया जाता है तो पहले रोशनी कम होती है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे ट्यूबलाइट जलना चालू होती है। जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ जाता है, फुल चार्ज हो जाती है उसकी कॉयल, तो फुल विद्युत वाहक बल बनता है, फुल वोल्टेज बनाने लगता है और हमारा पूरा वोल्टेज बनने लगता है और हमें पूरी वोल्टेज आउटपुट में मिलने लगती है। कुछ इस प्रकार के देख लो। इसमें अलग से किसी भी प्रकार के सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं हुई है। ये हमारा आर्मेचर है पूरा, ये देखो ये आर्मेचर है, ये हमारी फील्ड कॉयल है, ये फील्ड कॉयल है। ठीक, ये देखो फील्ड कॉयल, यहाँ पे हम लोग लोड लगा दिए, हो गया। यानी इस फील्ड कॉयल में कुछ न कुछ फ्लक्स पहले से स्टोर था। जब हम आर्मेचर को घुमा दिए हैं, जब हमारा आर्मेचर घूमा तो इसके फ्लक्स को कट किया और बिजली बनने लगी, और ये बिजली इधर हमारे लोड की ओर आने लगी। इधर प्लस लिखा है, इधर माइनस लिखा है। तो इस प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर काम करते हैं। ये चित्र है स्व उत्तेजित जनरेटर का। अब जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, इनके बाइंडिंग के जोड़ने के आधार पर 3 प्रकार के बनाए गए हैं। क्षेत्र बाइंडिंग की संयोजन विधि के आधार पर ये जनित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया है सीरीज जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर, तीसरा कंपाउंड जनरेटर। सीरीज जनरेटर, शंट, कंपाउंड 3 प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बनाए गए हैं। यानी इसमें बाहर से सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती। अब आइए सबसे पहले अपन सीरीज जनरेटर पढ़ लेते हैं। यह है सीरीज जनरेटर। इस जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की। इस प्रकार के जनरेटर पे आर्मेचर लगा होता है। आपको मालूम हो गया होगा आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों सीरीज में लगाए जाते हैं और संयोजित किए जाते हैं। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। प्रतिरोध अधिक होता है, इंडक्टेंस की बनाई जाती है। यानी प्रतिरोध वाली कम, इसका जो प्रतिरोध का मान होता है कम, और जो अधिक इंडक्टेंस का मान होता है, और जिसके फलस्वरूप जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय रहता है। सीरीज जनरेटर के तीनों चीज श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, लोड। सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार की बनाई जाती है, जिसके कारण कम प्रतिरोध होता है और इंडक्टेंस का मान अधिक होता है। इस तरह डायग्राम देख लो सीरीज जनरेटर का। ये पूरा हमारा आर्मेचर है। क्या है? ये आपको आर्मेचर दिख रहा होगा। ये लोड है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। ये देखो करंट गई, फील्ड वाइंडिंग। इसीलिए इस जनरेटर को सीरीज जनरेटर बोला गया है। इसीलिए इस जनरेटर को सीरीज जनरेटर बोला गया है। यानी जो करंट उत्पन्न होगी तो हमारी लोड की ओर चली जाएगी। ये है डीसी सीरीज जनरेटर। अब डीसी सीरीज जनरेटर के देख लेना कि इस जनरेटर के आर्मेचर, फील्ड कॉयल और लोड तीनों सीरीज में लगे हुए। देख लो तीनों सीरीज में लगे हैं। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस का मान ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पे ही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। सीरीज जनरेटर के डायग्राम दे देता है तो आपको आना चाहिए कि हमारा एक सीरीज जनरेटर होता है। सीरीज जनरेटर के डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये सीरीज जनरेटर है, ये सीरीज जनरेटर है। इसमें फील्ड कॉयल लगा दो, इसके यहाँ पे लोड लगा दो। ये सीरीज जनरेटर का डायग्राम है। ये आर्मेचर हुआ, फील्ड कॉयल हुई, ये लोड हो गया। ठीक, और आ गया हो। इस जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। यानी जो सीरीज जनरेटर है, इस जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि
ऐसी अवस्था में इसके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य रहेगा। बिना लोड के सीरीज जनरेटर को नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि इसका बिना लोड में विद्युत धारा का मान शून्य होता है। लोड परिवर्तन से मशीन की टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाएगी। अतः सीरीज जनरेटर को नियत लोड पर ही चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत बाहुबल के मान को नियंत्रित करने के लिए सीरीज फील्ड के समानांतर में एक डायवर्टर रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। सीरीज जनरेटर को बिना लोड यानी कुछ न कुछ हमें लोड लगाकर ही चलाना चाहिए, नहीं तो बहुत हाई स्पीड होने के कारण फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर उखड़ के हमारे शरीर पर लग सकता है। इस जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज या स्पीड को कम करने के लिए इसके पैरेलल में समानांतर क्रम में एक डायवर्टर या रियोस्टेट लगाते हैं। कुछ ये देख लो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट लगा दिए। देखो ये तो हमारा देखो पहले हुआ सीरीज जनरेटर, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर हो गया, ये यहाँ पे लोड है। अब इसके पैरेलल पे बोल है कि एक डायवर्टर लगा दो। डायवर्टर का मतलब होता है इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करेगा, वेरिएबल है। इसके स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए सीरीज फील्ड बाइंडिंग के पैरेलल पे क्वेश्चन आता है कि जो सीरीज जनरेटर होता है इसमें डायवर्टर कहाँ पे लगाया जाता है, तो आप बताओगे सीरीज फील्ड बाइंडिंग के पैरेलल पे डायवर्टर लगाया जाता है स्पीड को कम करने के लिए। नहीं, समानांतर बोल सकते हो। ये देखो इस तरह के सीरीज फील्ड के समानांतर क्रम में एक डायवर्टर या रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, जिसके कारण इसके विद्युत बाहुबल के मान को कंट्रोल कर सके। ठीक, तो ये लिख लेना भैया सीरीज जनरेटर का। अब आते हैं नेक्स्ट अगला जनरेटर। इसमें थोड़ा ये भी लिख लेना, IL यानी लोड विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। RA होता है आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। EA यानी उत्पन्न विद्युत बाहुबल को वोल्ट में व्यक्त करते हैं। RSC सीरीज फील्ड प्रतिरोध ओम में होती है। RL लोड प्रतिरोध ओम में होती है। तो IL, ISC, IA होता है। क्यों? क्योंकि जो लोड करंट बराबर लोड सीरीज करंट है और आर्मेचर करंट तीनों बराबर पे लगे होते, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में होने के कारण बराबर पे रहेंगे। ये है शंट जनरेटर। सेकंड नंबर जनरेटर है शंट जनरेटर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित की जाती है। यानी जो शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है तो आर्मेचर के पैरेलल पे होती है, और सीरीज जनरेटर का क्या था, आर्मेचर के सीरीज में था, और शंट जनरेटर पे आर्मेचर के पैरेलल पे। यहीं पे डिफरेंस मिला। और इसके श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। इसके सीरीज में एक रियोस्टेट संयोजित लगाया जाता है, रियोस्टेट यानी प्रतिरोध लगाया जाता है। समानांतर संयोजन के कारण फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग थी मोटे तार की बनाई गई थी, उसका रेजिस्टेंस कम था, मगर पैरेलल होने के कारण पैरेलल होने के कारण इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है पतले तार की बनाई जाती है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसकी फील्ड कॉइल पतले तार की बनाई जाती है या फील्ड कॉइल मोटे तार की बनाई जाती है, आपको दोनों क्लियर होना चाहिए, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत बाहुबल को सहन कर सके। पतले तार की इसलिए बनाई जाती भैया क्योंकि जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उस विद्युत वाहक बल को सहन कर ले, जले ना। ठीक, इसके विपरीत आर्मेचर बाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि इसे लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। मतलब इसके अलावा जो आर्मेचर की बाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि उसमें से लोड करंट जाता है। करंट का मान ज़्यादा होने के कारण हमें मोटी कॉइल रखना पड़ता है। ये है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर है। ये हमारा आर्मेचर हो गया, क्या हुआ, आर्मेचर हुआ। यहाँ पर देखो आर्मेचर के पैरेलल पे फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है। कहाँ, आर्मेचर के पैरेलल पे फील्ड वाइंडिंग लगाया गया है, फिर आर्मेचर के यहाँ पैरेलल पे लोड लगाया है, यानी तीनों चीज़ पैरेलल पे लगी गई हैं। लोड आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग तीनों पैरेलल पे लगाए गए हैं शंट जनरेटर पे। ठीक, ये डायग्राम। शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर को लोड से संयोजित करके चलाना चाहिए लिखा था, शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा। ये देख लो, थोड़ा सा देख लो,
यदि मान लो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड लगा देते हैं, जब ये बिजली बनाएगा तो पूरी पूरी यहाँ पे चली जाएगी, लोड की ओर भग जाएगी, इधर नहीं आएगी। इसलिए शुरू में लोड नहीं लगाना चाहिए ताकि करंट इधर आए तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान और बढ़ जाए और बिजली फुल बनाने लगे, फिर लोड लगाना चाहिए, जिसके कारण हमारा जनरेटर पूरी की पूरी बिजली बनाने लगेगा और लोड फिर लगाएंगे तो बराबर काम करेगा। ठीक, कुछ इस तरह के लोड का प्रतिरोध कम होने के कारण और फील्ड वाइंडिंग को पूरी विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी, फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम हो जाएगा। अतः जब तक कोई शंट जनरेटर पूरा विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना करने लगे तब उसे लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। कारण वही है कि शंट जनरेटर को लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए, तब तक जब तक वो पूरी की पूरी बिजली ना बनाने लगे। कारण यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा लोड की ओर चला जाएगा हमारा करंट, जिसके कारण वो हमारा फुल बिजली जनरेटर नहीं बना पाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखना। आर्मेचर धारा IA बराबर IL प्लस ISH, टर्मिनल वोल्टेज के लिए V बराबर EA माइनस IA इंटू RA होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्राफ्ट के लिए IA इंटू RA होता है। ठीक, कल पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर, आज सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और सेपरेटली जनरेटर पढ़ लिए हैं, इतना काफ़ी है। समझ में नहीं आया है कमेंट करना, दोबारा जरूर बताएंगे और इसको रट लो, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, क्योंकि यहीं से जनरेटर की जर्नी चालू होती है और लास्ट तक चलता है। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको भरपूर पढ़िए, समझ नहीं आ रहा बताइए, मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।